आज से गाइज हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, दैट इज डेरिवेटिव मार्केट। एंड तो डेरिवेटिव का मतलब तो आप लोगों को पता है कि डेरिवेटिव का सर बेसिकली मतलब ये होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग, आई मीन द वैल्यू ऑफ एनीथिंग whose value is derived from the value of one and more variable, उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू जब किसी दूसरे या एक से ज्यादा प्रोडक्ट की वजह से ड्राइव होती है, किसी भी एक चीज की वैल्यू जब किसी दूसरी चीज की वजह से ड्राइव होती है तो उसको डेरिवेटिव बोला जाता है। सो दिस चैप्टर प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द डेरिवेटिव एंड इट्स प्रोडक्ट, who are the participants and the significance of the derivative market. So what is derivative, guys? So derivative is a product whose value is derived from the value of one and more variable. The variables are called underlying. The underlying can be, अब डेरिवेटिव का मतलब तो एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में यही हुआ कि सर जब किसी भी एक चीज के बढ़ने या घटने की वजह से जब उसका इम्पैक्ट किसी दूसरी चीज के ऊपर आता है तो उसको डेरिवेटिव बोला जाता है। अब वो डेरिवेटिव वेरिएबल्स देखो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वो अंडरलाइंग हो सकता है कि भाई वो स्टॉक्स हो सकते हैं, यानी कि एक स्टॉक के प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से भी उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कुछ दिन पहले कि सर निफ्टी 50 के अंदर 1700 कंपनीज आती है, राइट। अब ये जो निफ्टी 50 है ये एक इंडेक्स है, यानी कि मार्केट है। और आपने बोला था कि अगर निफ्टी के रेट ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो निफ्टी पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ 1700 कंपनीज भी जो है वो भी पॉजिटिव है। और अगर निफ्टी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ जो 1700 कंपनीज है वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ कंपनी अगर पॉजिटिव है तो निफ्टी 50 भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ कंपनी अगर नेगेटिव है तो निफ्टी 50 भी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो इस स्टॉक की वजह से निफ्टी की वैल्यू चल रही है और निफ्टी की वजह से स्टॉक की वैल्यू ड्राइव कर रही है। तो मार्केट को ये जो निफ्टी 50 है उसके कारण स्टॉक्स ड्राइव नहीं हो रहे, स्टॉक्स के कारण निफ्टी ड्राइव हो रहा है। तो इसीलिए चाहे इसकी वजह से ये ड्राइव हो या इसकी वजह से ये ड्राइव हो, दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं, इसीलिए इन दोनों को ही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। देन कमोडिटी भी एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। अब कमोडिटी किस तरीके से एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होती है, जब कमोडिटी की बात की जाती है, जैसे कमोडिटी के अंदर जब वही मान लेते हैं कि जैसे गोल्ड है, राइट। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हम लोग, इंडिया जो है वो बाहर से गोल्ड इंपोर्ट करता है। तो अगर बाहर की कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो गोल्ड का जो प्राइस इंडिया में आएगा वो भी महंगे रेट पे आएगा। क्योंकि अगर यूएस में गोल्ड के रेट बढ़े हैं या फिर सऊदी में अगर गोल्ड के रेट, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़े हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो गोल्ड इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग करके आएगा। सॉरी, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर सबसे एक अच्छी चीज क्या है कि जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ऑल दी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रांसफरेबल। तो जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सारे के सारे ट्रांसफरेबल है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट एक तरीके से हमारी करेंसी मार्केट है, क्योंकि करेंसी मार्केट जो है उसके अंदर डॉलर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है और जो डॉलर इंडेक्स है उसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। उसी तरीके से हमारे पास बॉन्ड होता है। अब देखो बॉन्ड मार्केट की सबसे अच्छी चीज क्या है कि बॉन्ड मार्केट में ये स्टेटमेंट भी हम लोग बार बार यूज करते हैं कि इक्विटी मार्केट इज एन इफेक्ट बट बॉन्ड मार्केट इज अ कॉज। तो इक्विटी मार्केट एक इफेक्ट है, लेकिन किसका इफेक्ट है, तो ये एक इफेक्ट है बॉन्ड मार्केट का। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था कि बॉन्ड और इक्विटी जो हमारी बॉन्ड्स होती हैं, बॉन्ड्स और जो इक्विटी मार्केट होती है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होती है। तो अगर मान लो कि अगर इक्विटी मार्केट अगर पॉजिटिव है तो जो बॉन्ड है वो नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो एक मार्केट कहती है कि भाई इक्विटी मार्केट जो है वो एक इफेक्ट है, लेकिन एक्चुअल जो उसके पीछे जो रीजन है मार्केट के बढ़ने घटने का वो इक्विटी मार्केट है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आरबीआई बॉन्ड इशू करती है, राइट, जब आरबीआई बॉन्ड इशू करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि वो अपना पैसा बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आरबीआई ने जैसे बॉन्ड इशू किया तो लोग उनके बॉन्ड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। लोग इसलिए बॉन्ड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि
बॉन्ड एक तो सेफर रिटर्न आपको देता है और लॉन्ग टर्म में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता रहता है, लेकिन ये साल का आपको 6-7 5-6% का रिटर्न ही देता है। 5-6% आपको या 6% आपको मैक्सिमम बॉन्ड के ऊपर मिल जाता है, राइट। तो जब मार्केट के अंदर बॉन्ड्स इशू होते हैं तो बॉन्ड इशू होने के कारण लोग क्या करते हैं, अपना पैसा इक्विटी से निकाल करके बॉन्ड में डाल देते हैं, जिसके कारण इक्विटी मार्केट में मंदी आ जाती है और बॉन्ड के अंदर तेजी देखने को मिलती है, राइट। उसी तरीके से समटाइम कभी जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी अच्छी आ जाती है तो लोग क्या करते हैं कि बॉन्ड पे इन्वेस्ट कम करते हैं और इक्विटी पे इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। तो मार्केट के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट में हमारे पास ये ब्रॉडली 4 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, जिन कंपोनेंट्स को मार्केट के अंदर यूज किया जाता है: स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज और बॉन्ड्स। तो जो डेरिवेटिव का जो फ्यूचर जब स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम पे क्या था कि पहले के टाइम पे जो सबसे बड़ी जो फार्मर के साथ जो प्रॉब्लम देखने को मिलती थी वो ये देखने को मिलती थी कि अब जैसे मान लो कि भाई एक फार्मर है, राइट। आप एक फार्मर है और मैं एक रिटेलर हूँ, मैं एक वेंडर हूँ, राइट। तो आप एक फार्मर है, मैं एक वेंडर हूँ, मैं एक रिटेल वेंडर हूँ, यानी कि मैं अपनी दुकान चलाता हूँ और मेरे कस्टमर मेरी दुकान पे आते हैं चावल खरीदने के लिए। तो आप एक फार्मर है, मैं आपके पास आया और मैंने आपको बोला कि भाई साहब चावल कैसे दिया। तो आपने बोला कि भाई साहब चावल तो 30 रुपए केजी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को आप जैसे ही चावल आया मेरे को चावल दे दे। तो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने बोला कि भाई मेरे को 100 केजी चावल चाहिए। तो आपने बोला ठीक है, मिल जाएगा। 3 महीने के बाद जब चावल की फसल रेडी हुई तो मैं आपके पास आया और मैंने आपको बोला कि भाई साहब मेरे को चावल की डिलीवरी चाहिए। तो आपने बोला कि भाई साहब आप तो लेट हो गए, मैंने तो चावल किसी और को बेच दिया। तो मैंने बोला कि भाई साहब मैंने आपसे रेट लेकर के आगे मैंने अपने कस्टमर को रेट दिया हुआ है, अब आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आओगे नहीं तो भाई मैंने चावल किसी और को बेच दिया। अब हुआ क्या कि मेरे आगे तो मैंने कस्टमर को बोला हुआ है और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई मेरे को चावल की डिलीवरी चाहिए, लेकिन आप एज अ फार्मर आपने क्या किया कि आपने चावल की डिलीवरी किसी और को दे दी। तो वेंडर ने बोला कि यार सिर्फ बात की वैल्यू, जबान की वैल्यू नहीं है, चीजें रिटर्न में भी होनी चाहिए। तो पहले के टाइम पे इस टाइप के जो डिफॉल्ट्स थे वो बहुत ज्यादा होते थे, इसको काउंटर पार्टी रिस्क बोला जाता था कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई मेरे को डिलीवरी चाहिए और मैंने आपको एक बयाना भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि भाई चीजें क्योंकि जबान पे है और लिखित में नहीं है तो इसीलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो डिफॉल्ट हो जाते थे। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि मैंने आपके साथ वर्बली मैंने बात कर ली कि भाई साहब मेरे को 3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद जैसे ही गेहूं की फसल रेडी हो जाएगा मेरे को चावल की डिलीवरी चाहिए। लेकिन 3 महीने के बाद जब मैं आपके पास आया तो आपने बोला कि भाई चावल तो मैंने बेच दिया है। अब आगे मैंने लोगों को रेट दे रखा है चावल का और आगे मैंने डिलीवरी देने की बात कर रखी है आज के डेट पे। अब मैं अगर आप डिफॉल्ट हो गए तो भाई क्लाइंट तो मेरे से मांगेंगे ही ना। तो उस केस में डेरिवेटिव मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि चीजें एक रिटर्न फॉर्म में चले। सो हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव मे बी मैप बैक टू दी several countries, several centuries. Some of the specific milestone in the evaluation of the derivative market worldwide are given below. So in 12th centuries, in the European trade fairs, sellers signed a contract promising future delivery on the of the items they sold. तो जो 12th सेंचुरीज में जो यूरोपियंस थे उस टाइम पे क्या होता था कि भाई सिर्फ जबान की वैल्यू नहीं है, आप चीजें आप कॉन्ट्रैक्ट लिख करके दो। तो ये बहुत ज्यादा एक डिफॉल्ट रिस्क देखने को मिलता था कि भाई मैंने आपको डिलीवरी देने की बात करी और आपने डिलीवरी दी नहीं है मेरे को एंड टाइम पे। तो उस केस में आपकी तरफ से एक डिफॉल्ट रिस्क देखने को मिला, अब आप डिफॉल्ट हो गए तो बात खत्म हो गई। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ऐसे ही डिफॉल्ट रिस्क बढ़ता रहा तो या तो कभी बायर का नुकसान हो जाएगा या तो कभी सेलर का नुकसान होगा। तो उन दोनों का ही नुकसान ना हो इसीलिए 12th सेंचुरीज में सबसे पहले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया गया। In 13th century, there are many examples of the contract entered into the English Christian monasteries who frequently sold their wools up to 20 years in advance to the foreign merchants. तो अब उन्होंने भी क्या किया कि वो वूल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने वो 10-10 साल 20-20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। जैसे आप लोगों ने एक रियलिस्टिक एग्जांपल देखा होगा कि जैसे पेप्सिको है। पेप्सिको क्या करती है, चिप्स बनाती है, लेज बनाती है, राइट। लेज लेज हम लोग चिप्स खाते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस ये करी होगी कि अभी से 2 साल पहले जो चिप्स का जो पैकेट आता था वो 10 रुपए का आता था और वो लेट्स सपोज 50 ग्राम का हुआ करता था।
लेकिन आज 1 साल बाद भी जो चिप्स का जो पैकेट है वो 10 रुपए का ही है, और आज महंगाई बढ़ चुकी है, आलू के रेट बढ़ चुके हैं, और 1 साल पहले जो चिप्स का पैकेट 10 रुपए का 50 ग्राम आता था, आज भी वो चिप्स का पैकेट 10 रुपए का ही है, लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज होने के बजाय 50 से 80 ग्राम हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ कि यार आलू के प्राइस तो बढ़ते जा रहे हैं और चिप्स आलू से बनता है, राइट? तो आलू के रेट बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी जो लेज है वो अपना प्राइस नहीं इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज उनको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का भी बेनिफिट लेना है, राइट? उनको सिक्स सिग्मा का भी बेनिफिट लेना है। तो ऐसा वो कैसे कर पा रहे हैं कि पोटैटो के रेट अगर बढ़ रहे हैं, आलू के रेट बढ़ रहे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है कि चिप्स के भी रेट बढ़ने चाहिए, लेकिन चिप्स के रेट इंक्रीज हो ही नहीं रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पेप्सिको कंपनी है वो क्या करती है कि वो फार्मर के साथ जाकर के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई देखो, अब आप पेप्सिको कंपनी हो, आप मेरे पास आए और आपने मेरे को आकर के बोला कि भाई साहब देखो क्या है कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज चाहिए मार्केट के अंदर, हम नहीं चाहते कि हमारा भी कोई कॉम्पिटिटर है। तो एक बात बताओ, आप फार्मर हो, भाई देखो मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, एक बात बताओ आलू का क्या रेट दिया? तो मैंने बोला कि भाई साहब देखो, आलू तो 7 रुपए केजी दे रहा हूँ, मैं 7 रुपए केजी बेच रहा हूँ, मंडी जाते जाते वो आलू 20 रुपए केजी बन जाता है। तो मैंने बोला भाई साहब देखो, मैं 7 रुपए केजी जो है आलू मैं मंडी में बेच रहा हूँ। तो मैंने पेप्सिको ने आपसे बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि भाई देखो, आज का रेट 7 रुपए का है, तो 7 रुपए में जब आप बेच रहे हो तो आप अपना मार्जिन ऐड करके 7 रुपए में बेच रहे हो, राइट? तो 7 रुपए में जब आप आलू बेच रहे हो तो आपका कोई नुकसान नहीं है, सिंपल सी बात है। भाई 7 रुपए के भाव पे जब आप आलू बेच रहे हो तो आपको 7 रुपए के रेट पे आपको कोई नुकसान नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके साथ 7 रुपए के भाव पे आज ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ 10 साल के लिए, कि 10 साल बाद भी चाहे आलू का रेट कुछ भी हो। अब मैंने आपको जो बोला 10 साल के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 7 रुपए फिक्स हो जाएगा। ये रेट इस तरीके से फिक्स होता है ताकि इंटरेस्ट रेट अगर फ्यूचर में बढ़े तो भी उसका एक इम्पैक्ट इनके कॉन्ट्रैक्ट पे ना देखने को मिले। मतलब वो एक तरीके से इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई अगर ठीक है इन्फ्लेशन बढ़ गया तो हम भी 1% रेट आप 7 से बढ़ा करके 7.5 कर देना, तो वो उनका एक म्यूचुअली होता है, राइट? तो पेप्सिको ने भी क्या किया कि 7 रुपए के भाव पे आने वाले 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब 10 साल तक आलू के रेट बेशक मंडी में बढ़ करके आए घट करके आए, उससे पेप्सिको का कोई लेना देना नहीं। भाई वो चिप्स का पैकेट 10 रुपए के भाव पे ही बेचेंगे। अब क्योंकि उनको एडवांटेज भी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनका रेट तो वही है, अब आगे से रेट मंडी में बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि भाई उन्होंने क्वांटिटी भी बढ़ा दी, तो उससे क्या हो रहा है कि भाई लोगों का ट्रस्ट भी इनके ऊपर बनता है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो क्या करती है कि वो पहले ही इन चीजों को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ताकि फ्यूचर में अगर रेट बढ़े। अब जैसे बड़ी बड़ी मिस्टर बैक्टर है या फिर जो डोमिनोज वगैरह है, ये लोग क्या करते हैं कि फार्मर वगैरह से पहले ही वीट को लेकर के, गेहूं को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई हमें ब्रेड बनाने हैं, और ब्रेड बनाने के लिए हमें जो है हमें गेहूं चाहिए होगा, तो हम आपके साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो फ्यूचर में रेट बढ़ते भी हैं तो भी उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर नहीं देखने को मिलता है, राइट? 13th centuries, I mean, in 1634 to 1637, the tulip mania in Holland. टुलिप मेनिया एक ऐसा बबल बना जो बबल बर्स्ट हो गया था। यानी कि टुलिप मेनिया एक आज के टाइम पे अक्सर आप लोगों ने समटाइम ये भी सुना होगा कि कभी कभी मार्केट के अंदर मैं ये भी आप लोगों को बोलता हूँ कि यार मार्केट जो है ना बहुत टॉप पे चल रही है और मार्केट में अब टुलिप मेनिया बन रहा है। तो ये टुलिप मेनिया होता क्या है? देखो, टुलिप मेनिया बेसिकली फ्लावर है एक तरीके का, राइट? लेकिन ये टुलिप मेनिया एक तरीके का मार्केट के अंदर एक बबल बना, और वो बबल बना और फिर वो बबल बर्स्ट हो गया। अब ये बबल बना कैसे था, और इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इस टुलिप मेनिया के कारण ही मार्केट ने दो नए वर्ड सीखे। पहला वर्ड मार्केट ने सीखा जिसको बोला जाता है ओवरबॉट, और दूसरा वर्ड मार्केट ने सीखा जिसको बोला जाता है ओवरसोल्ड। पहला वर्ड ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। ओवरबॉट बहुत महंगा, ओवरसोल्ड बहुत सस्ता, राइट? ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड यानी कि ओवरबॉट, अंडर वैल्यूड यानी कि ओवरसोल्ड, सिंपल। तो ये दो नए टर्म्स आए कहां से और कैसे है, तो समझने की कोशिश करना। एक बार क्या हुआ कि इसको एक सिंपल स्टोरी में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि भाई उस कंट्री के अंदर
जो वहां के जो फार्मर वगैरह थे वो टुलिप की खेती कर, यानी कि कुमुद जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वहां के जो फार्मर वगैरह थे वो हॉलैंड में सबसे ज्यादा जो है टुलिप आई मीन फ्लावर्स की खेती की जाती है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लावर और हर तरीके के फ्लावर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, राइट। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हॉलैंड में जो वहां के जो फार्मर थे तो वो क्या करते थे कि वो टुलिप की खेती करते थे। तो इंडिया में क्या था कि इंडिया में जब ये जब अकबर वगैरह थे, हमारे जो राजा वगैरह थे उस पहले के टाइम के, तो वो अपनी एम्पायर को दिखाने के लिए, मतलब वो अपना एक रुतबा दिखाने के लिए उनके पास रोज हुआ करता था, गुलाब होता था उनके हाथ में, तो वो शो करता था कि भाई राजा के पास है, तो मतलब राजा को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। तो जो टुलिप मेनिया था, तो वहां के जो किंग हुआ करते थे तो वो भी अपने हाथ में टुलिप मेनिया रखते थे, जिससे क्या होता था कि एक तो वो अच्छा फ्लावर देखने में अच्छा लगता था, और वो राजा के पास रहता था। तो राजा ने बोला कि भाई क्योंकि ये फ्लावर राजा के पास रहता है, और यही फ्लावर अगर आम लोगों के पास भी रहेगा, तो राजा में और आम लोगों में डिफरेंस क्या बचा। तो वहां के लोगों ने बोला, वहां के राजा ने बोला कि नहीं, टुलिप की जो खेती है, जो प्रोडक्शन है, उसको खत्म कर दो, बंद कर दो, और उतने ही प्रोडक्शन करो जितना हम उसको कंज्यूम कर सके। तो आप टुलिप की प्रोडक्शन उतना ही करें जितनी हम उसकी डिमांड कर सकते हैं, जितना हम उसको कंज्यूम करेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि हॉलैंड के अंदर जो है टुलिप की खेती बंद कर दी गई, और टुलिप की खेती बंद करने के बाद वो उतना ही उसकी प्रोडक्शन करते थे जितना राजा यूज करता था। फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि वहां के जो राजा थे उन्होंने दूसरे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने के लिए भी दूसरे कंट्री को वो टुलिप में डील करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और दूसरे कंट्री को वो टुलिप बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे जैसे एक दो बार बारिश हुई, तो बारिश के बाद टुलिप के अंदर नए नए वेरिएशंस भी आने शुरू हो गए। तो जिसके कारण जो टुलिप नॉर्मल इंडियन करेंसी के हिसाब से 10 रुपए का हुआ करता था, क्योंकि वो राजा के पास होता था, तो उसका रेट बढ़ते 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 10 रुपए की चीज 1000 रुपए की पहुंच गई। तो अब उस कंट्री के अंदर भाई टुलिप इतना महंगा फ्लावर हो गया था, और ऊपर से राजा के पास होता था, और राजा उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था दूसरी कंट्री के साथ। तो एक बार उस कंट्री के अंदर कुछ लोग घूमने के लिए आए, कुछ इन्वेस्टर आए, और उन इन्वेस्टर ने आकर के बोला कि अच्छा एक बात बताएं, आपकी कंट्री में ऐसी सबसे बेस्ट चीज कहाँ क्या है जिसके ऊपर हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहां के लोगों ने बोला कि भाई हमारी कंट्री के अंदर एक फ्लावर है जो कि बड़ा फेमस है और बहुत महंगा है। तो उसने बोला कि कौन सा फ्लावर है, तो उसने बोला टुलिप मेनिया। तो उसने बोला कौन सा फ्लावर, तो बोला टुलिप मेनिया। तो भाई दिखाओ कैसा होता है टुलिप मेनिया। तो जब उन्होंने टुलिप मेनिया को दिखाया, तो उन्होंने बोला, दो इन्वेस्टर जो आए थे उस कंट्री में, उन्होंने बोला कि भाई ये जो टुलिप मेनिया है ये तो हमारे यहाँ 10 रुपए का बिकता है, आप तो पागल हो जो इसको 1000 रुपए का बेच रहे हो। भाई एक काम करो, आप इसकी प्रोडक्शन कल से शुरू करो और देखो इसका भाव नीचे गिर जाएगा। तो उन लोगों ने फिर से क्या किया कि फिर से वहां पे उस कंट्री के अंदर हॉलैंड में फिर से टुलिप की प्रोडक्शन शुरू हो गई। और जब टुलिप की प्रोडक्शन शुरू हुई, तो देखते देखते 1000 की चीज फिर से 10 रुपए की आ गई, गिरते 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 बहुत ज्यादा नीचे गिर गई। तो जब रेट 1000 रुपए का था, तो इन्वेस्टर ने बोला कि यार ये तो बहुत ओवर वैल्यूड है। भाई हमारे कंट्री में टुलिप जो है वो 10 रुपए का बिकता है, आप उसको 1000 का बेच रहे हो। आप तो बहुत ओवर वैल्यूड कर दिया आपने इसके प्राइस को, यानी कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इसके प्राइस को आपने बढ़ा दिया है। तो ये रेट तो नीचे आना चाहिए। और जब वो नीचे आ गया, तो फिर उसको बोला गया कि भाई ये तो अंडर वैल्यूड हो चुका है, ये तो 10 रुपए का आ गया, तो बहुत सस्ता है, अब इसको खरीद सकते हैं। तो वहां से दो नेट टर्म्स बने। तो कभी भी जब मार्केट अपने पीक पे जाती है, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण, अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या हो सकता है, इट कैन बी एनी इवेंट, लाइक कि भाई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, या कुछ भी ऐसा जो रिलेट करे उन चीजों को, राइट। तो सडनली स्टॉक के प्राइस पंप करते चले गए, तो जब स्टॉक का प्राइस पंप हो जाता है या सडनली स्टॉक का प्राइस 90 एंगल पे मूव कर रहा है, तो हम लोग उस चीज को देख करके हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं कि राइट नाउ मार्केट इज मेकिंग टुलिप मेनिया, बिकॉज अब ये बर्स्ट हो सकता है। तो अगर एक बार किसी ने टुलिप मेनिया बोल दिया, ये न्यूज चैनल पे अगर आप कभी आप अटेंशन देना कभी, तो न्यूज चैनल पे भी ये टर्म्स कभी कभी यूज किया जाता है कि भाई अब तो मार्केट में टुलिप मेनिया बन रहा है। दो टर्म है जो कि बहुत नए हैं इन्वेस्टर के लिए, एक है टुलिप मेनिया, एक है ब्लैक स्वॉन। ब्लैक स्वॉन एक स्टैटिकल पार्ट है जो कि एक इकोनॉमी के डेप्थ, एक इकोनॉमी में जब डेप्थ बढ़ता चला जाता है,
एक कंट्री के अंदर जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ता चला जाएगा तो डेट बर्डन बढ़ेगा। अगर एक कंट्री में डेट बर्डन बढ़ता जा रहा है तो अगर डेट बढ़ेगा तो यानी कि वो कंट्री के ऊपर बोरोइंग ज्यादा हो रही है, और बोरोइंग ज्यादा हो रही है तो उसका ब्लैक स्वॉन बढ़ रहा है। अब ये ब्लैक स्वॉन को अलग तरीके से यूज किया जाता है, ये कभी पढ़ेंगे हम लोग। तो टुलिप मेनिया और ब्लैक स्वॉन ये दो अलग नए टर्म्स है मार्केट में, जो कि अभी हाल फिलहाल में अब यूज किए जाते हैं। पहले यूज कम लोग करते थे, बट अब हम उसको ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसको हम लोग टुलिप मेनिया बोलते हैं। तो ये टुलिप मेनिया यानी कि fortunes were lost in after a speculative boom in the tulip mania futures and burst। तो ये एक बूम बना, फिर ये बूम बर्स्ट हुआ। तो ये जो सिनेरियोस मार्केट में बने, इसी सिनेरियोस के कारण मार्केट के अंदर ओवरवैल्यूड और ओवरसोल्ड नाम के दो टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। Then late in 17th century in Japan at the Dozima near Osaka, a future market in the rice was developed to protect the rice producer from a bad weather। तो जो पहली जो ट्रेडिंग की गई वो राइस में की गई, राइट, जापान के अंदर। और ये क्वेश्चन आता ही है कि भाई राइस के अंदर जो है वो कब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो राइस के अंदर बना था। कब बना था? तो 17 सेंचुरीज में बना था, राइट। और उस टाइम पे फ्यूचर मार्केट इन द राइस वाज डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द राइस प्रोड्यूसर। तो क्योंकि वहां का जो वेदर था, धान की खेती एक ऐसी खेती होती है जिसको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। अगर ज्यादा पानी आ जाता है, ज्यादा पानी उसको मिलता है तो वो खराब हो जाता है। तो ज्यादा बारिश होने के कारण, और बाहर की कंट्री की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि वहां पे ऑल टाइम रेन होता है। तो इसीलिए वहां का वेदर खराब होने के कारण वहां की फसल नहीं सर्वाइव कर पाती, इसीलिए वो बाहर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो अब वहां के जो फार्मर थे वो उन चीजों से बच सके, और जो रिटेलर थे वो भी उन चीजों से बच सके। इसीलिए फिर वहां पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया गया, ताकि भाई अगर फ्यूचर में रेट अगर गिर भी जाते हैं, अगर लेट्स सपोज कि अगर उसकी प्रोडक्शन नहीं भी हो पाती और प्रोडक्शन ना होने के कारण अगर रेट बढ़ के आते हैं मार्केट में, तो वहां के लोग क्या करते थे कि वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे सस्ते रेट पे, ताकि अगर बैड वेदर के कारण अगर राइस की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, तो प्रोडक्शन नहीं होगी तो मार्केट में शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो रेट बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए वो लोग पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि अगर रेट बढ़ भी जाए तो भी इनको सस्ते रेट पे मिले, राइट। नाउ इन 1848 द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड सीबीओटी, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है, फैसिलिटेटेड ट्रेडिंग ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द वेरियस कमोडिटीज। सो इन 1848 फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड था उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कमोडिटी में ट्रेडिंग स्टार्ट करवा दी, क्योंकि कमोडिटी में उस टाइम पे ट्रेडिंग बहुत ही कम होती थी, लेकिन बाद में जो है वो कमोडिटीज के ऊपर भी ट्रेडिंग शुरू कर दी गई। और देखते देखते इन चीजों के ऊपर जो है मार्केट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी बने। In 1865, the CBOT went set up further and listed the first exchange traded derivative contract in the US. These contracts were called future contract. So finally, in 1865, the CBOT, Chicago Board of Trade, went set up a future contract, right? In 1972, Chicago Mercantile Exchange introduced the International Monetary Market, जो कि उस टाइम पे करेंसी मार्केट को रिप्रेजेंट करता था। तो जो फ्यूचर मार्केट था उसको सीबीओटी रिप्रेजेंट कर रहा था। सीबीओटी, द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, वो फ्यूचर मार्केट को रिप्लिकेट कर रहा था, फ्यूचर मार्केट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शो कर रहा था। एंड करेंसी फ्यूचर्स को देखने के लिए उन्होंने एक अलग मार्केट बनाई जिसका नाम था IMM, दैट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट। In 1973, the Chicago Board Option Exchange (CBOE) became the first marketplace for the trading listed options। तो अब देख रहे हो कि मतलब बाहर की कंट्री में 1973 टू 1972 तक बहुत कुछ हो चुका था। इवन इन 1865 वहां पे फ्यूचर में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। बट इन इंडिया we have started trading in the future market in 2000। so अब ये गैप जो है ये बहुत बड़ा गैप है, इसीलिए हमारी कंट्री भी बहुत पीछे है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। इसीलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत पीछे है। इसीलिए हमारी जो जीडीपी है वो दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत पीछे है, राइट। In 1975, the introduce of the treasury bills future contract। treasury bills क्या होता है? ध्यान दो, दो चीजें होती है।
एक होता है बॉन्ड्स, एक होता है ट्रेजरी बिल। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा पब्लिक से उठाती है तो उसको बॉन्ड बोला जाता है, यानी कि जीसेक। अगर गवर्नमेंट 1 साल से कम के लिए पैसा उठाती है तो उसको ट्रेजरी बिल बोला जाता है। तो ट्रेजरी बिल जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 365 डेज हो, गवर्नमेंट बॉन्ड जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर, right? So in 1975, the CBOT introduced the Treasury Bills Future Contract. It was the first successful pure interest rate future contract. In 1982, the CME introduced the Euro Dollar Future Contract. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक्सचेंजेस बनने शुरू हो गए और फाइनली in 1982, the Kansas City Board of Trade launched the first stock exchange future, जिसने फ्यूचर्स में भी, इंडेक्स फ्यूचर में भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करवा दिया। And in 1983, the Chicago Board of Option Exchange (CBOE) introduced the option on the stock index and S&P 100 OEX and the S&P 500 SPX SM indexes. तो यानी कि ये सारे के सारे जो इंडेक्स है इनके अंदर भी लेटर ऑन ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया गया, राइट? तो ये एक पास्ट हिस्ट्री रही है डेरिवेटिव मार्केट की, जो कि अच्छी भी रही है और एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेडिंग भी बहुत पहले ही शुरू हो गई और फिर जो है मार्केट एक कस्टमाइजेबल वे में चलनी भी शुरू हो गई, राइट?